बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग पर बात करेंगे। हम डिस्कस करेंगे कैसे एयर इनटेक होती है और कैसे एयर बॉडी से बाहर निकलती है। एयर के इनटेक को हम इनहेलेशन कहते हैं और एयर के एग्जिट को हम एक्सहेलेशन कहते हैं। तो इन दोनों प्रोसेसेस को आज हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले हमें ये चीज़ समझनी ज़रूरी है कि वो कौन से आर्गन्स हैं जो इनहेलेशन और एक्सहेलेशन में हेल्पफुल होते हैं। तो उन आर्गन्स में नंबर 1 हमारे पास आएगा डायाफ्राम। तो डायफ्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट इन इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। डायफ्राम डोम शेप मसल होता है जो हमारे चेस्ट कैविटी को एब्डोमिनल कैविटी से सेपरेट करता है। तो नंबर 1 इज द डायफ्राम जो इनहेलेशन और एक्सहेलेशन में हेल्प करेगा। तो नंबर 2 पे जो आएगा वो हमारी रिब्स आएंगी। ठीक है, नंबर 2 पे रिब्स आती हैं। ये रिब्स जो हैं ये हमारे चेस्ट कैविटी को इंटरनल जो थोरेसिक कैविटी है उसको प्रोटेक्ट करती हैं। तो रिब और रिब केज। नंबर 3 पे आएंगे हमारे लंग्स, लेफ्ट और राइट लंग्स। ये भी इनहेलेशन एक्सहेलेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। नंबर 4 आएगी हमारी स्टर्नम जिसको हम चेस्ट बोन कहते हैं, बिल्कुल सामने होती है हमारे स्टर्नम। और 5th नंबर पे हमारे पास आएंगे हमारे इंटरकोस्टल मसल्स। ये 5 पार्ट्स जो हैं ये इनहेलेशन एक्सहेलेशन में डायरेक्ट रोल प्ले करते हैं। तो इनको हम फर्दर इनकी अब डिटेल्स डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि ब्रीथिंग क्या होता है। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग इन ह्यूमन बीइंग्स। तो ये क्वेश्चन बन सकता है और ये हमारे एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 है। तो ब्रीथिंग फिजिकल मूवमेंट जो गैसेस एक्सचेंज के लिए होती है उसको हम ब्रीथिंग कहते हैं। तो फिजिकल मूवमेंट जो गैसेस एक्सचेंज के साथ एसोसिएट होती है उसको हम ब्रीथिंग कहते हैं। या ब्रीथिंग को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, ये इनहेलेशन और एक्सहेलेशन ऑफ एयर है जिससे हम हवा को का इनटेक होता है ऑक्सीजन, उससे हम लेंगे, और जिससे कार्बन डाइऑक्साइड का आउट गिविंग होगा। गिविंग आउट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड द ब्रीथिंग। तो इनटेक ऑफ एयर और गिविंग आउट ऑफ द एयर। तो इनटेक जब करेंगे तो उसमें ऑक्सीजन एंट्री होगी, जब आउटटेक करेंगे या गिविंग आउट करेंगे, जब रिलीज करेंगे तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं ब्रीथिंग। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग में 2 स्टेप्स होते हैं। वन इज कॉल्ड द इंस्पायरेशन और सेकंड इज कॉल्ड द एक्सपायरेशन। इंस्पायरेशन का मतलब है टेकिंग इन और इन ऑफ एयर। जब हवा अंदर जाएगी, लंग्स में एंटर होगी, उसको हम इंस्पायरेशन कहते हैं। और एक एक्सपायरेशन का मतलब है लेटिंग आउट ऑफ एयर। ये दोनों प्रोसेस कंटिन्यूसली हो रहे होते हैं और एक दूसरे के बाद होते हैं। पहले इंस्पायरेशन होता है और बाद में एक्सपायरेशन होता है। तो बोथ प्रोसेस कंटिन्यूस takes place continuously one after the other. In the first step, inspiration takes place, and in the second step, expiration takes place. Taking in of the air is the first step, and letting out of the air is the second step. अब हम डिस्कस करेंगे इंस्पायरेशन को। तो इंस्पायरेशन जैसे मैंने डिस्कस किया कि 5 पार्ट्स दरकार होते हैं हमारे इस मैकेनिज्म ब्रीथिंग के लिए, जिनको हम 5 ऑर्गन्स भी कहते हैं, 5 टिश्यूज भी कह सकते हैं। तो जिसमें डायफ्राम है, इंटरकोस्टल मसल्स हैं, रिब्स हैं, स्टर्नम है और लंग्स हैं। तो इंस्पायरेशन के दौरान जो वॉल्यूम ऑफ द चेस्ट कैविटी है वो इंक्रीज होगा। जब वॉल्यूम ऑफ चेस्ट कैविटी इंक्रीज होगा तो लंग्स के अंदर जो प्रेशर है वो डिक्रीज होगा। जब लंग्स के अंदर प्रेशर डिक्रीज होगा तो जो बाहर से हवा है वो लंग्स में एंटर करेगी। तो इस प्रोसेस को हम इंस्पिरेशन कहते हैं। तो ये होता कैसे? ये 3 मुख्तलिफ रीजंस की वजह से होगा। इसमें एक डायफ्राम रोल प्ले करेगा जैसे हमने डिस्कस किया। जो डायफ्राम मसल्स हैं, द मसल्स ऑफ द डायफ्राम जो हैं वो कंट्रैक्ट हो जाएंगे। तो जब डायफ्राम पहले जो डोम शेप का था, अब वो जो कंट्रैक्ट होके वो फ्लैट हो जाएगा। जब वो फ्लैट हो गया, फ्लैट मीन बिल्कुल स्ट्रेट, जब वो फ्लैट हो गया
तो उसमें आपकी चेस्ट कैविटी इंक्रीज हो जाएगी। तो पहला स्टेप क्या हुआ कि मसल्स ऑफ द डायफ्राम कंट्रैक्ट, बिकम फ्लैट एंड चेस्ट कैविटी इंक्रीज। पहले वो डोम शेप की तरह जैसे मैंने यहां पे बनाया, अब वो फ्लैट हो गया। सेकंड स्टेप क्या होगा, जो इंटरकोस्टल मसल्स हैं। अब इंटरकोस्टल मसल्स कौन सी मसल्स होते हैं? इंटरकोस्टल मसल्स आर द मसल्स दैट आर प्रेजेंट बिटवीन द रिब्स। अब इंटरकोस्टल मसल्स भी क्या होंगे, ये भी कंट्रैक्ट होंगे। तो जब ये कंट्रैक्ट होंगे तो जो रिब्स हैं, जो रिब केज है हमारा, वो एक्सपेंड हो जाएगा, रिब केज एक्सपेंड हो जाएगा। फिर जो रिब्स हैं वो आउटवर्ड मूव करेंगी क्योंकि मसल्स कंट्रैक्ट होंगे, और स्टर्नम आउटवर्ड मूव करेगा, अपवर्ड, एक आउटवर्ड दूसरा अपवर्ड, दोनों जब ऊपर की तरफ मूव करेंगे तो चेस्ट कैविटी एक्सपेंड हो जाएगी। तो रिब्स एंड द स्टर्नम, रिब्स मूव अपवर्ड, sternum moves outward and the chest cavity expand। जब chest cavity expand हो जाएगी तो लंग्स के अंदर वॉल्यूम जो है, वो प्रेशर जो है वो कम हो जाएगा, वॉल्यूम ज्यादा प्रेशर कम। तो ड्यू टू दीज मूवमेंट्स वॉल्यूम ऑफ चेस्ट कैविटी इंक्रीजेस एंड द प्रेशर इनसाइड द लंग डिक्रीज। जब वॉल्यूम ज्यादा हो गया, प्रेशर कम हो गया, तो जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, जो एटमॉस्फेरिक एयर है, दो एटमॉस्फेरिक प्रेशर रशेस इनटू द लंग्स थ्रू द एयर पैसेजवे। तो एयर पैसेजवे से जो बाहर से लंग जो एयर है वो लंग्स में एंटर हो जाएगी। तो यहाँ पे हमने डायफ्राम भी यूज किया। ये डायफ्राम के जो मसल्स हैं वो पहले रिलैक्स होकर डोम शेप थे, कंट्रैक्ट होकर वो फ्लैट हो गए। फिर इंटरकोस्टल मसल कंट्रैक्ट हो गए, उसने फिर रिब केज को एक्सपेंड कर दिया, रिब्स ऊपर की तरफ हो गए, स्टर्नम बाहर की तरफ मूव किया तो चेस्ट कैविटी एक्सपेंड हो गई, लंग्स एक्सपेंड हो गए तो लंग्स के अंदर प्रेशर कम हुआ और उसका वॉल्यूम ज्यादा हुआ, बाहर से एयर एंटर कर गई। इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं इंस्पायरेशन, और इसको हम इनहालेशन भी बोलते हैं। अब इसका अपोजिट जब होगा वो सारे के सारे स्टेप्स आएंगे एक्सपायरेशन में। तो एक्सपायरेशन इज द अपोजिट ऑफ द इंस्पायरेशन। Opposite events of the inspiration occurs in the expiration. Opposite events of inhalation occurs in the exhalation. जिस तरह वहां पे डायफ्राम कंट्रैक्ट हो, यहाँ पे रिलैक्स हो जाएगा, वहां पे इंटरकोस्टल मसल कंट्रैक्ट हो, यहाँ पे रिलैक्स हो जाएंगे, वहां पे रिब केज ऊपर की तरफ मुंह किया, अब वहां पे एक्सपेंड किया रिब केज, यहाँ पे रिब केज अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे चला जाएगा, वहां पे रिब्स ऊपर की तरफ गए, अब ये अंदर की तरफ आ जाएंगे। अब वहां पे स्टर्नम आउटवर्ड आया, अब यहाँ पे स्टर्नम इनवर्ड मूव करेगा, तो यहाँ वहां पे प्रेशर कम हुआ था, यहाँ पे प्रेशर क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो जब प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, वॉल्यूम कम होगा, प्रेशर ज्यादा होगा तो हवा बाहर चली जाएगी। तो फॉलोइंग इवेंट्स अकर इन द एक्सपायरेशन, जो हम डिस्कस कर चुके हैं। ड्यूरिंग एक्सपायरेशन द मसल्स ऑफ रिब्स एंड डायफ्राम रिलैक्स और अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएंगे। रिब केज गोज डाउन टुवर्ड्स ओरिजिनल पोजीशन, रिब केज अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा। डायफ्राम बिकम रिलैक्स एंड अटेन द डोम शेप, वो अपने डोम शेप में आ जाएगा। और वॉल्यूम और जो रिब्स हैं वो अंदर की तरफ चली जाएंगी, स्टर्नम भी अंदर की तरफ चला जाएगा, वॉल्यूम ऑफ चेस्ट कैविटी डिक्रीज हो जाएगा, इस तरफ लंग्स में प्रेशर ज्यादा हो जाएगा और एयर एक्सपेल आउट हो जाएगी। इट इंक्रीजेस द प्रेशर ऑन द लंग्स टू एक्सपेल द एयर आउट। ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है इंस्पायरेशन की और एक्सपायरेशन की। एयर मूव्स, देखिए एयर रिब्स और रेज, हमारी रिब्स रेज हो चुकी हैं बाहर की तरफ। ये जो स्टर्नम है, स्टर्नम ये बाहर की तरफ मूव किया, रिब्स अपवर्ड हुई, स्टर्नम आउटवर्ड हुई, और डायफ्राम जो है ना ये मूव डाउन, चूंकि पहले ये ऐसे डोम शेप था तो अब ये फ्लैट होकर थोड़ा सा डोम नीचे आ गया। इससे हमारी जो चेस्ट कैविटी है वो एक्सपेंड होगी, चेस्ट कैविटी एक्सपेंड होने के बाद एयर रशेस इनटू द लंग्स। इसी का जो अपोजिट प्रोसेसेस हैं वो सारे
एक्सपायरेशन में या एक्सहालेशन में होंगे। डायफ्राम मूव अप, जब डायफ्राम मूव अप होगा चेस्ट कैविटी डिक्रीज, रिब्स अपनी असली हालत में चली जाएंगी, स्टर्नम भी अपनी असली हालत में चला जाएगा, तो वहां पे प्रेशर ज्यादा होगा, चेस्ट कैविटी डिक्रीज हो जाएगी, उसका वॉल्यूम कम होगा और एयर मूव आउट। तो ये दो प्रोसेस कंटिन्यूसली चल रहे होते हैं। पहले इनहेलेशन होती है, चेस्ट वॉल्यूम ऑफ द लंग्स इंक्रीज होता है, प्रेशर कम होता है, बाहर से हवा अंदर जाती है, बाद में एक्सलेशन होती है, वॉल्यूम कम होता है, प्रेशर ज्यादा होता है, हवा बाहर आती है। अंदर आने वाली जाने वाली हवा में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है और बाहर आने वाली हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है। और यही असल मकसद होता है एक्सलेशन और इनहेलेशन का, कि बाहर से हवा से ऑक्सीजन ले और अंदर जो हवा है उससे कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाले। जो एयर कंपोनेंट्स हम इनहेल और एक्सहेल करते हैं उसमें ऑक्सीजन 21% इंस्पायर्ड एयर में होती है, तो जब हम हवा एक्सपायर करते हैं तो 16% रह जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड इंस्पायर्ड एयर में 0.04% और जब हम एक्सपायर करते हैं तो 4%। वाटर वेपर्स वेरिएबल होते हैं, वो यहाँ पे सेचुरेट हो चुके होते हैं। टेम्परेचर वेरिएबल होता है इंस्पायर्ड एयर का, और एक्सपायर्ड एयर में 38 डिग्री सेंटीग्रेड इसका टेम्परेचर होता है। गैसियस एक्सचेंज अकर्स इन द लंग्स। ये एक एसोलो क्वेश्चन बन सकता है कि हाउ लंग्स एनाटॉमी हेल्प इन गैसियस एक्सचेंज। तो गैसियस एक्सचेंज इन लंग्स में जो प्रोसेस होता है वो डिफ्यूजन का होता है। तो द एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस इन द अल्वियोलाई, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, व्हिच आर रिचली सप्लाइड विद द ब्लड कैपिलरीज। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती हैं वो अल्वियोलाई में होती हैं क्योंकि वहां पे रिच सप्लाई ऑफ द ब्लड कैपिलरीज होती हैं। तो walls of the alveoli and that of the capillaries are exceedingly thin, ये दोनों बहुत पतली होती हैं, which therefore provide an excellent site for gaseous exchange। चूंकि इनका साइज बहुत कम होता है तो यहाँ से गैसियस एक्सचेंज, गैसों का तबादला बहुत आसानी के साथ हो सकता है। RBCs with low oxygen concentration pass through the capillaries in a single file, whereas in the alveoli the oxygen concentration is high at the time of inhalation। तो जो RBCs होती हैं जिनमें ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम होती है वो कैपिलरी से आसानी से गुजर सकती हैं। तो जब alveoli में ऑक्सीजन कंसंट्रेशन ज्यादा होती है इन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द इनहेलेशन, oxygen from the alveoli diffuses into the capillaries, thus making the blood oxygenated। जो ऑक्सीजन होती है अल्वुलाई से वो कैपिलरीज में एंटर हो जाती है, इससे हमारा जो ब्लड है वो ऑक्सीजनेटेड हो जाता है, और यही ब्लड के आने का मकसद होता है लंग्स में। द कंसंट्रेशन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इन द ब्लड कैपिलरीज इज मोर देन दैट ऑफ अल्वुलाई। तो वहां पे चूंकि कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन ज्यादा होती है अल्वुलाई से, देयरफॉर कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूजेस आउट ऑफ द ब्लड इनटू द अल्वुलाई एंड इवेंचुअली एक्सपेल्ड आउट ऑफ द बॉडी। तो इस तरह वहां से कार्बन डाइऑक्साइड अल्वुलाई में एंटर होकर वहां से बाहर निकाल देते हैं। तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा हमारा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसको बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू आ रहा है, क्योंकि पल्मोनरी आर्टरी वो वाहिद आर्टरी होती है जिसके पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। तो ये जो ही हमारे अल्वुलाई तक पहुंचा, तो अल्वुलाई की कैपिलरीज में जहाँ पे ऑक्सीजन मौजूद होती है, ऑक्सीजन मौजूद होगी तो यहाँ से ऑक्सीजन को इनटेक कर लेगी, और इसमें चूंकि कार्बन डाइऑक्साइड है तो कार्बन डाइऑक्साइड को इधर भेज देंगी। ठीक है, तो अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड ये वेन के थ्रू होकर ये कहाँ चला जाएगा, हमारे लेफ्ट आरिकल में चला जाएगा, और ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है हमारे फिर उधर से लंग्स से होकर फिर वो बाहर चला जाएगा एक्सलेशन के थ्रू। तो ये एक बड़ा कम्प्लेक्स किस्म का प्रोसेस है जिसमें गैसों का तबादला अल्वुलाई में होता है। अल्वुलाई में गैसों के तबादले के लिए प्रोसेस डिफ्यूजन का इस्तेमाल होता है और कैपिलरीज इस प्रोसेस में हेल्पफुल होती है। Why it is advised to breathe through the nose and not through the mouth? एक very important एसोलो क्वेश्चन है। तो breathing through the mouth, it is advised to breathe through the nose, not through the mouth। तो breathing through the nose, not through the mouth, because reason क्या है, we should breathe through the nose and not through the mouth to keep ourselves healthy, because during nose breathing air become free from germs, moist and warm। जब हम नोज के जरिए हवा लेते सांस लेते हैं तो हमारी जो हवा होती है, हमारी जो एयर होती है वो एक तो जर्म से फ्री होती है, दूसरा वो हवा मॉइस्ट होती है जो हमें चाहिए होती है, तीसरा वो हवा गर्म होती है।
because of the secretion of mucus in the nose. What do you think why cheetah and elephant have large size lungs? ये भी एक very important एस्ट्रोलॉ क्वेश्चन है. या हम कह सकते हैं how size of lungs affect the rate of breathing. Explain. तो चूंकि जितना साइज ऑफ लंग्स ज्यादा होगा उतना गैसेस एक्सचेंज ज्यादा होगी, और जितना गैस एक्सचेंज ज्यादा होगी उतना एनर्जी प्रोडक्शन ज्यादा होगी, और जितना एनर्जी प्रोडक्शन ज्यादा होगी उतना उस बॉडी का साइज ज्यादा होगा. तो ये एनर्जी पर डिपेंड करता है. तो द साइज ऑफ द लंग्स of any organism is related to the activities and body form of that organism. जो लंग्स का साइज है वो किसी भी ऑर्गेनिज्म की एक्टिविटीज और उसके बॉडी साइज पर डिपेंड करता है. चीता और एलिफेंट का चूंकि लार्ज लंग्स होते हैं, तो चीता फास्ट रनिंग कार्निवोर है और एलिफेंट लार्ज साइज बॉडी है. दोनों को दे नीड मोर एनर्जी फॉर देयर मेटाबॉलिक फंक्शंस. तो फॉर मैक्सिमम एनर्जी देयर मस्ट बी मोर ऑक्सीजन, सो दे हैव लार्ज लंग्स. तो उनको ज्यादा एनर्जी चाहिए अपनी मेटाबॉलिज्म के लिए, अपने डिफरेंट एक्टिविटीज के लिए, तो इसलिए उनके लंग्स का साइज ज्यादा है. जब लंग्स का साइज ज्यादा होगा तो मोर गैस एक्सचेंज होगा. जब गैस एक्सचेंज ज्यादा होगा तो ऑक्सीजन की जो अवेलेबिलिटी है वो ज्यादा होगी और एटीपीज की सिंथेसिस, एनर्जी की सिंथेसिस ज्यादा होगी. Unless the structure present in the chest cavity. ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हमारी चेस्ट कैविटी में कौन कौन सी स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं जो इनहेलेशन में और एक्सहेलेशन में काम आती है. तो ये हम सबसे पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि हमारी जो थोरिक्स कैविटी है, जो चेस्ट कैविटी का इसका नाम भी है, तो रिब्स और मसल्स हैं एट द साइड्स. तो रिब्स को मसल्स जो उनको हम इंटरकोस्टल मसल्स कहते हैं. एमसीक्यूज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. स्टर्नम जिसको हम चेस्ट बोन कहते हैं ये वेंट्रल साइड पर होती है. वेंट्रल मीन सामने के साइड पर. बैकबोन हमारे बैक साइड पर होती है, डोर्सल साइड पर. और डायफ्राम एट द पोस्टीरियर साइड. तो ये मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स हैं जो हमारी चेस्ट कैविटी को प्रोटेक्ट करते हैं, और यही स्ट्रक्चर्स हमारी इनहेलेशन और एक्सहेलेशन में हेल्पफुल होते हैं. थैंक यू सो मच. तो आज के लेक्चर में हमने इनहेलेशन और एक्सहेलेशन को डिस्कस किया और साथ कुछ एस्ट्रोलॉ बेस्ड क्वेश्चन डिस्कस किए. तो नेक्स्ट लेक्चर में हम स्मोकिंग को डिस्कस करेंगे.